श्रोताओं, दूरभाष पर इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी, पद्म भूषण। डॉक्टर जोशी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। डॉक्टर जोशी, सबसे पहला प्रश्न यही है कि लॉकडाउन की अवधि चल रही है और हो सकता है कि आगे भी इसको बढ़ाया जाए। सोशल डिस्टेंसिंग पर काफी जोर दिया जा रहा है। आप बताएं कि ये जो कंसेप्ट है सोशल डिस्टेंसिंग का, ये क्या है, क्यों इसका अनुपालन बहुत जरूरी है एक आम भारतीय के लिए? देखिए, एक बात हम सबको समझ लेना चाहिए कि ये पहली बार एक ऐसी बीमारी हमारे बीच में है जिसकी हमारे पास साफ कोई दवा नहीं है, और ऐसे हालात में अगर कोई चीज हमें बचा सकती है और इस बीमारी से हम किसी तरह से अपने आप को अलग रख सकते हैं, उसका एक ही उपाय सबके सामने, और जिसके प्रमाण भी बहुत ढेर सारे अब तक हमारे सामने आ चुके हैं कि हम किस तरह से एक फिजिकल डिस्टेंस बना के रखें। ये असल में इसलिए आवश्यक है कि जिस तरह से इस वायरस का व्यवहार है कि ये आपकी बात करते समय छोटे छोटे ड्रॉपलेट से, छींकने से, हाथ को छूने से, हर जगह हर माध्यम से ये आप तक पहुंच सकता है। और बड़ी बात तो ये भी है कि ये और छुआछूत की बीमारियों के से एक कदम और भी आगे है कि ये वायरस किसी भी चीज पर हम किन्हीं कारणों से हाथ लगा दें तो उस तक ये कम से कम कुछ घंटों तक जीवित रहता है, और इस कारण ये हमको सबको प्रभावित कर सकता है। तो जो सबसे बड़ी बात कम से कम उत्तराखंड और हर एक व्यक्ति को देश के समझनी चाहिए कि अभी भी हम लोग काफी सुरक्षित हैं देश और दुनिया की तुलना में, और सिर्फ इसलिए बहुत बड़ा उनका कारण ये रहा है कि हमने नियमों का पालन करते चले गए। क्योंकि देखिए, ऐसे मौकों में जो सलाह होती है, जो डॉक्टर के निर्देश होते हैं, जो राज्य के निर्देश और नेतृत्व जिन बातों को कहता हो, देश के नेतृत्व और जो तमाम इस पर जुटे हुए लोग हैं जो सुझाव देते हैं, उनको हमें किसी भी तरह पालन करना चाहिए। क्योंकि एक बात बड़ी सरल सी है कि किन्हीं भी जगहों में जहां पर ये देखा गया, अपने देश के भीतर हो या बाहर दुनिया में, कि यहाँ इसका आक्रमण बढ़ता चला गया, वो उन्हीं जगहों में ज्यादा रहा जहाँ पे कि इस बात की परवाह नहीं की गई कि हम इस फिजिकल डिस्टेंस को मेंटेन करें। लोगों ने शुरुआती दौर में इसे एक तरह से कोई आतुरता मानी और ये मान के हल्का मान के चले, और यही कारण है कि आज 30 लाख लोग दुनिया में संक्रमित हो गए। लेकिन फिर भी हमारा देश कहीं 30,000 में इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद भी बचा हुआ है। उसका सिर्फ एक ही बड़ा कारण है कि हमने एक तो सामाजिक दूरियां बना के रखी और फिजिकल दूरियां बना के रखी, और दूसरी जिस तरह से हमारी व्यवस्था तंत्र ने काम किया, चाहे वो डॉक्टर साहब हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे सरकारी कर्मचारी, उन सब ने मिलकर के हमारे जीवन को बड़े सुरक्षित रखा हुआ है। लेकिन हमारे अपने व्यक्तिगत योगदान में अगर कहीं सोचा जाए कि हम कौन सी कर सकते हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ 2 मुद्दों पर ध्यान रखना है। एक तो हम किसी भी रूप में घर से बाहर निकलने से कतराएं, ये मान के चलें कि हर सड़क, हर दरवाजे पर ये अदृश्य जीव हमारा इंतजार कर रहा है, उस भय में जिएंगे तो ठीक रहेगा। दूसरा, चाहे घर के भीतर हो बाहर हो, हम एक डिस्टेंस बनाएं, एक दूरी बना के रहेंगे तो निश्चित रूप से अभी तक जितना भी देश और उत्तराखंड ने इस बीमारी से जूझे हैं और इसको एक बड़े आक्रमण और संक्रमण से हम इसको बचा सके, उसका एक ही रास्ता हो सकता है कि हम करें, क्योंकि इसकी कोई दवा नहीं है। और ऐसा भी नहीं लगता है कि बहुत जल्दी शायद तमाम तरह के दुनिया भर में प्रयोग चल रहे हैं, कुछ विकल्प भी दवाइयों के आ रहे हैं, लेकिन अभी ठोस रूप में किसी भी प्रयोग जो अभी तक हो रहे हैं उससे ये नहीं कहा जा सकता कि ये अन्य बीमारियों की तरह इसकी ये एक दवा है। इसलिए हमें धैर्य रखते हुए आने वाले समय में ये सब सोचना होगा। डॉक्टर जोशी, हम देख रहे हैं कि कोरोना का प्रभाव हर क्षेत्र में पड़ा है। खास तौर से हम अपनी अर्थव्यवस्था की बात करें तो जो प्रवासी मजदूर हैं, हमारी जो फैक्ट्रीज हैं, कुछ ऐसे विभाग हैं जहाँ पे बिल्कुल भी कार्य नहीं हो पा रहा है। राजस्व जो वसूली है वो भी बहुत कम हो गई है, और जैसे हम मान रहे हैं कि आने वाले दौर में ऐसा ही रहेगा। तो क्या सुझाव आपके हैं कि हम अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर कैसे लाएं? लॉकडाउन के चलते हुए, तमाम बंदिशों के चलते हुए हम किस तरह से धीरे धीरे लोगों को रोजगार की तरफ उन्मुख करें, उनको रोजी रोटी जो उनको चाहते हैं और हमारा काम भी चलता रहे, प्रोडक्शन भी होता रहे? देखिए, एक बात, 2-3 बातें हमें इस दौरान समझ में आनी चाहिए और जो कि हमें सीखना भी चाहिए। पहली बात तो मैं एक बात को इस रूप में कहूंगा कि अगर इसका कहीं पर एक पहलू ये मान के चले कि पूरा जो हमारा वर्तमान आर्थिक और पारिस्थितिकी तंत्र है उसका एक बड़ा दबाव शहरों पे रहा है। जिसको भी नौकरी की तलाश थी या असंतुष्ट गांव में किन्हीं कारणों से था, उसने शहरों का रास्ता और रुख कर लिया।
हालात कहाँ पहुंच गए ये आप सबको परिचित है कि दुनिया भर में 54% लोग शहरों में आ गए हैं और अपने देश में 35% लोग शहरों में। शहरों की जो जीवन है उसको एक बेहतर इसलिए भी आज नहीं कहा जा सकता कि पानी का न मिलना, प्रदूषण होना और एयर पॉल्यूशन होना, इन सब को लेकर के अन्य बीमारियां भी इस रूप में सामने आती है। और जितने नजदीक आप होंगे उतना नजदीक आप बीमारियों के चपेटे में भी चले जाएंगे। ऐसी परिस्थिति में अगर किन्हीं भी कारणों से लोगों ने गांव में और घरों में वापसी के लिए रुख किया तो उसको एक इस दृष्टि से भी देखे जाने की आवश्यकता है कि जो बात मैं आपके सामने अब रख रहा हूं। देखिए, एक बात सबकी समझ में दुनिया में आनी चाहिए कि उत्पादन, जो प्राथमिक उत्पादन है वो सिर्फ खेतों, गांव से ही जुड़ा है और सेकेंडरी प्रोडक्शन वो फैक्ट्रीज में होता है या उससे आगे उसके उत्पादों से जुड़ी हुई चीजें होती हैं। और प्राथमिक उत्पादन दुनिया भर में कहीं ना कहीं लड़खड़ाया और गिरा भी है। और अगर वो क्वांटिटी के रूप में ना रहा हो तो क्वालिटी के रूप में हमने फसलों को, हमने अपने तमाम जो प्राथमिक उत्पाद होते हैं उनको खोया है। प्राथमिक उत्पाद में खाली फसलें नहीं आती, खाली आपके फलदार वृक्ष नहीं आते, जड़ी बूटी नहीं आती, फूल नहीं आते, साथ में हवा, मिट्टी, जंगल, पानी भी दुनिया में प्राथमिक उत्पाद है। और ये सब कहीं ना कहीं गांव से जुड़े हैं। इकोनॉमी हमारी क्रैश हुई है तो इसको इस रूप में देखना चाहिए और समझना चाहिए कि ये जो तमाम रिवर्स माइग्रेशन जैसी हमारे सामने, जिनको कि आज हम शुरुआती दौर में निश्चित रूप से भी क्योंकि बड़े स्पष्ट नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पर एक मोटी बात सबके समझ में आनी चाहिए। वो ये आनी चाहिए कि अगर गांव में वापिस आए हुए लोग ज्यादातर उस श्रेणी के होंगे क्योंकि हम ही उस राज्य का हिस्सा हैं जहाँ कितनी हजारों हेक्टेयर भूमि बैरन हो चुकी, लोगों ने गांव के गांव खाली कर दिए। आखिर उस भूमि में उत्पादन की पूरी संभावनाएं थी। और मैं इस बात को बिल्कुल स्वीकार नहीं करता कि अक्सर कहा जाता कि खेती बाड़ी छोड़ दी जाए, बंदर आ गए, ये आ गया, सो आ गया। हिमाचल प्रदेश आपका बगल का राज्य है, 17,000 करोड़ उसकी आय है, सेब से लेके और आपके हॉर्टिकल्चर से लेके। और वहां भी क्यों जाएं, अपने ही राज्य में देख लिए चक्रौता का इलाका है, यमुना घाटी है। यही प्रयोग है जिन प्रयोगों में लोगों ने प्राथमिक उत्पाद से पैसा कमाया है और एक बड़ा स्थान आर्थिक रूप में भी किया। दूसरी बड़ी बात यह है कि एक बात का हम सबको समझना चाहिए कि यही एक रास्ता होता है और बेहतर रास्ता होता है जिससे हम इकोनॉमी और इकोलॉजी दोनों को मेंटेन करते हैं। जब आप फलदार वृक्षों से आच्छादित कर देते हैं पहाड़ को या अपने गांव को, तो ये दोनों आपकी सहायता करता है। एक तरफ आर्थिक योगदान है और दूसरा क्योंकि वो वृक्ष है वो हवा, मिट्टी, जंगल, पानी को भी बांधेगा, तो आर्थिक स्तर से भी होगा। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जितने भी लोग दिल्ली में रहते हो, चाहे किसी भी दर्जे के हों, किसी भी आर्थिक स्तर के दर्जे के हों, वो आज कैसा जीवन जी रहे होंगे ये तो हम जानते हैं। और 2-3 दर्जे अगर ये कहें वो संपन्न रहे तो वो भी खराब हवा को झेलते हैं, उन्होंने भी पानी के संकट को झेला होगा। और अगर वो निचले स्तर में रोजगार से जुड़े रहे होंगे तो वो तो इससे होंगे। कम से कम अपने गांव में हवा, मिट्टी, जंगल, पानी बेहतर और जीवन एक बेहतर के रास्ते भी तैयार होते हैं। तो मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि अगर गांव में वापसी हो, हमारे स्पष्ट नीति हो और वो नीति हमें ध्यान रखना चाहिए, गांव का उत्पादन, प्राथमिक उत्पादन से जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे, आप आज भी देख लीजिए उत्तराखंड हो या पहाड़ के तमाम तरह के हिमालयी क्षेत्र हो, सबके सब में अगर सबसे बड़ी गतिविधि है वो खेती बाड़ी है। चाहे मैं अपने लिए ही पैदा करता हूँ, लेकिन अब इस खेती बाड़ी ही हमारा एक बड़ा रास्ता बनेगा। और इस दुनिया में आने वाले समय में मैं आपको आज बता देता हूँ, सबसे बड़ा उद्योग खेती बाड़ी होगा और हमारे फलदार वृक्षों से होगा, हॉर्टिकल्चर से होगा, वेजिटेबल फार्मिंग से होगा और फ्लावर फार्म। ये दुनिया के सबसे बड़े आने वाले समय में उद्योग होंगे। उसका कारण है साफ यह है कि इस तरह के उद्योग जो अन्य दूसरे तरह के उद्योग हैं वो उनमें अचानक बंद होने से या उतार चढ़ाव आने से वो पूरे क्रैश हो जाते हैं। लेकिन खेती बाड़ी कम से कम एक बात तो पक्का करती है कि आपको मरने तो नहीं देगी, आपको भोजन तो दे देगी। आज इस क्राइसिस पीरियड में भी अगर 20 रुपए किलो आपको लौकी मिल रही है, 20 रुपए किलो प्याज, 25 रुपए किलो आलू मिल रहा है, तो सोचिए ये किसकी देन है। हम कम से भोजन तो हमें मिल ही रहा है, तमाम घरों के अंदर बैठे हैं लॉकडाउन में। तो इसलिए ध्यान रखिए कि ये भी समय है कि हम अपने उत्पादों का वैल्यू एडिशन करें।
मतलब हम सेब पैदा कर देते हैं, हम जड़ी बूटियां पैदा कर रहे हैं। अब आप बताइए, एक बड़ा उद्योग उत्तराखंड या हिमालय में कहीं हमारी अपनी जड़ी बूटियों को लेकर है? लोग खेती बाड़ी में कुछ लगाते हैं, जड़ी बूटियां लगाते हैं, लेकिन अब आप देखिए ना, अजीब बात है कि इनको प्रोसेस करने वाली उद्योग जो है वो या तो मुंबई में टिके हैं, या सहारनपुर में, या दिल्ली में। हमारे अपने कितने उद्योग हैं, कितनी इंडस्ट्रीज हैं जो कि जड़ी बूटी को प्रोसेस कर सकती हैं। तो दो तरह की मैचिंग करनी पड़ेगी हमें आज। एक, हम उत्पादन को बढ़ाएं, गांव में जो वापसी हो रही है उनको दिशा दें। और ये बंदर की कहानी मैं इसलिए नहीं स्वीकार करता कि सबसे पहले बंदर का हल्ला हिमाचल प्रदेश में मचा था, और तब कहा गया था कि बंदरों से क्या होगा, लेकिन वो अपने गांव में रुके थे, इसलिए बंदरों उतना नुकसान नहीं कर पाए। हम भी अगर अपने गांव में रहेंगे तो ये बंदर की जो आड़ बनाते हुए हम कह रहे हैं खेती लाभदायक नहीं होगी, मैं उसे स्वीकार नहीं सकता, क्योंकि किसी भी सरकार के पास इतना बड़ा कोई रोजगार हो ही नहीं सकता जो हर घर हर गांव को दे सके। इसलिए इस खेती बाड़ी और हॉर्टिकल्चर, वैल्यू एडिशन, ये सब हमारे लिए सबसे बड़े रास्ते हो सकते हैं। और कम से कम जो लोग वापिस आए हैं उनको दो चीजें उनसे जान लेनी चाहिए सरकार को, विल एंड स्किल। उनकी विल क्या है, क्या वो रुकना चाहते हैं कि नहीं रुकना चाहते हैं, और स्किल, अगर वो कुछ जानकारी उन्होंने इतने दिनों में अगर शहरी क्षेत्रों में देखा, क्या सीखा, अगर उसका भी उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि कई लोग वहां पे होटल सर्विसेज में रहेंगे, कोई मार्केट मैनेजमेंट में रहा हुआ, इन सबका उपयोग हम अपने यहाँ टूरिज्म के लिए, बायो टूरिज्म के लिए, और जो तमाम तरह के पहाड़ के और हिमालय के रास्ते हैं उनको भी हम मजबूत कर सकते हैं। सवाल यही पैदा होता है कि हम अब कैसी नीति और कौन उस नीति को बना रहा है, कितनी समझ है, तो निर्भर करेगा। और मेरा ठोस मानना है, मैं इस बात से कभी भी विचलित नहीं हूँ व्यक्तिगत रूप से, कि इस तरह से देश में जिस तरह से गांव में वापसी भी, इसका एक लक्षण ये भी बेहतर माना जा सकता है कि हमारे देश की पैदावार पर इसका सीधा सकारात्मक असर पड़ेगा। और जो लोग शहरों से वापस आए हैं उनके बेहतर एक्सपोजर हैं, वो मार्केट स्ट्रैटेजी, रूरल अर्बन कनेक्टिविटी जैसे मुद्दों को बड़े रूप में करेंगे। और सच बात तो ये भी है कि हम तो 4 धामों के लोग हैं, उसके 4 धामों में आज तक जो भी लाभ था उसको भी बेहतर दृष्टि से देखते हुए करेंगे। और अंत में मैं एक बात कहूंगा, आप सबको मालूम होना चाहिए कि दुनिया में आज सबसे बड़े व्यापारों में पानी एक व्यापार है। आपके पास गंगा, यमुना, तमाम नदियां पड़ी हैं, अपनी पानी की बोतल बना बना के क्यों नहीं बेचते? हर साल करोड़ों, मतलब आप समझिए 30-50 करोड़ रुपए की पानी की बोतलें नीचे से ऊपर आ रही है। हमारे युवा क्यों नहीं बना सकते? तो जो वापिस आए गंगा का पानी भरे, उसको फिल्टर करें, प्रॉपरली पैक करें, उसे बेचें। सारे देश को हम पानी की सप्लाई कर सकते हैं। अब मैं तो इस बात में ये भी कह रहा हूँ कि जब अभी एयर पॉल्यूशन दिल्ली में था तो लोगों ने उत्तराखंड की हवा बेची 1500 लीटर में, तो भाई हम हवा, पानी और मिट्टी को क्यों नहीं दे सकते? तो ये तो सोचने के तरीके पे है। हम रास्ते तैयार करें इस तरह के कि हम कैसे अपने संसाधनों आधारित, हमारे पास जो क्लाइमेट वेरिएशन है, क्लाइमेट एडवांटेज है, हम गर्मियों में गोभी पैदा कर सकते हैं, हम गर्मियों में मटर पैदा कर सकते हैं। इस तरह की तमाम अध्ययनों के आधार पर करेंगे, बात करेंगे, हर एक सेक्टर को उस तरह से सोचेंगे। मेरा मानना है कि हम इस बात के लिए बेहतर होंगे, मजबूत होंगे कि जो कोरोना महामारी ने जो भी हमें सिखाया वो हमारे लिए आने वाले समय में अपने गांव की वापसी एक बेहतर समझी जाएगी। जहाँ शहरों में बड़े दबाव हैं वो कम होंगे, और गांव में जहां बंजर होता चला जा रहा है वहां एक बार फिर हमारी उस रूप में वापसी, सम्मान रूप में वापस होगी, ऐसा मेरा ठोस मानना है। डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें की कि जो युवा आए हैं वापस, प्रवासी हैं, उनको हमें रोकना होगा। उनका जो टैलेंट है, उनकी जो एक तो देखना होगा, उनकी विल और स्किल आपने कहा उसका हम पूरी तरह से प्रयोग करें। आपने जल के प्रबंधन की भी बात की, उसके विपणन की बात की। उम्मीद है कि जो पलायन आयोग है वो भी इस बारे में सोच रहा होगा, राज्य सरकार सोच रही होगी, और आपके विचारों को
तवज्जो दी जानी चाहिए। आपके विचार बहुत ही व्यवहारिक हैं और आपने बिल्कुल सही कहा कि एक ऐसा मौका है जब पर्यावरण और अर्थव्यवस्था दोनों को साथ लेकर हम चलें। और खेतीबाड़ी के बारे में आपने कहा कि विश्व का सबसे बड़ा उद्योग होगा और इस लॉकडाउन की अवधि में भी हम निश्चिंत हैं कि हमारे पास अनाज भरपूर है। और ये आपका जो सुझाव है बहुत ही व्यवहारिक है। उम्मीद है कि इस पर पूरे देश पर विचार होना चाहिए। आकाशवाणी से आज आप जुड़े और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपने हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। आपका बहुत बहुत आभार डॉक्टर जोशी, बहुत बहुत धन्यवाद।